तो हमारे जो सामने जो टॉपिक आपको दिख रहा है वो है हाइड्रोजन। ये आपके सामने जो दिख रहा है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से रिलेटेड कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया है कि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। ये क्या है? सबसे लाइटेस्ट मतलब हल्का है। इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये सबसे पहला मेंबर भी है क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है। इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड बाय एन इंग्लिश केमिस्ट एंड फिजिक्स्ट हेनरी कैवेंडिश जो थे, इन्होंने फर्स्ट इसको आइसोलेटेड किया था। बट द नेम ऑफ हाइड्रोजन वाज गिवन बाय लेवोसियर ड्यू टू इट्स वाटर प्रोड्यूसिंग नेचर। ये वाटर प्रोड्यूसिंग नेचर की वजह से इसको हाइड्रोजन को जो नेम दिया गया था वो लेविजियर ने दिया था। इसी के कारण इनको लेविजियर के नाम से लेविजियर ने दिया था, ये बता सकते हैं। ठीक है। अकरेंस की बात होती है, पाया कहाँ जाता है अकरेंस? तो हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। एबंडेंट का मतलब है ज़्यादा मात्रा में। ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। However, it does not occur in the Earth crust atmosphere in its free form because of the absence of enough gravitational pull of the Earth to hold the lighter hydrogen molecules। मतलब यहाँ पे कहना चाहता है कि इसी के कारण मतलब अर्थ क्रस्ट पे, हमारे जो अर्थ क्रस्ट है इसकी वजह से कम है, हाइड्रोजन का जो अकरेंस है वो कम है। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा 70% पाया जाता है। यहाँ पे लिखा नहीं है 70%, लेकिन 70% यूनिवर्स में हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है। और ये जो सबसे ज़्यादा कौन से प्लैनेट पे पाया जाता है? तो जुपिटर और सैटर्न जो है मोस्टली वहाँ पे हाइड्रोजन का अकरेंस है, पाया जाता है। अब बात आ जाती है पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है इसका? तो हाइड्रोजन कंटेंट 1 प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस विथ 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एस ऑर्बिटल एंड के शेल बोल सकते हो या फर्स्ट ऑर्बिटल बोल सकते हैं। न्यूट्रॉन इज एब्सेंट ऑब्वियसली, क्योंकि अगर इसको देखोगे तो न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही है, तो एक प्रोटॉन ही है और एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन इसमें नहीं है। ठीक है। न्यूट्रॉन एब्सेंट है न्यूक्लियस में, दैट्स इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1 होता है। ठीक है। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्यूल नेचर ऑफ हाइड्रोजन। 2 नेचर रखता है। कौन सा? बिहेवियर लाइक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो एल्कली मेटल को बताता है, एंड दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट भी बताता है जो हैलोजन ग्रुप का बताता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हैलोजन ग्रुप का है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप का है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आगे यहाँ पॉइंट बोला है ड्यू टू इट्स रिसेंबल विथ एल्कली मेटल एज वेल एज हैलोजन इट्स पोजीशन इज अनसर्टेन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इसीलिए अनसर्टेन है, ये फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है कि कहाँ पर होना चाहिए। पहले वाले ग्रुप जो एल्कली मेटल का है उसमें होना चाहिए या 17 वाला ग्रुप जो हैलोजन का ग्रुप है उसमें होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टीज बिहेवियर दोनों की तरह बताता है और दोनों से डिफरेंट भी बताता है। ठीक है। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। पहले जानेंगे कि फर्स्ट ग्रुप है एल्कली मेटल ग्रुप जो है, इसमें हम हाइड्रोजन को क्यों रखते हैं। ठीक है। तो क्या होता है? इट इज सिमिलर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1। और फर्स्ट ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं लिथियम, पोटेशियम, ली ना सोडियम है, ली ना की रब से फरियाद। ठीक है। तो ये सारे जितने एलिमेंट हैं उन सभी में NS1 आएगा। पहले ग्रुप में NS1, दूसरे वाला लिथियम का भी देखोगे तो 2s1, तीसरे उसके बाद पोटेशियम का 3s1। तो आउटर मोस्ट वही आएंगे। दूसरा उसका रखने का प्रॉपर्टी जो सेम जो दिखता है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, हाइड्रोजन भी है, हैव टेंडेंसी टू लूज सॉलिटरी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल एंड टू चेंज इन यूनिपॉजिटिव आयरन। और यही प्रॉपर्टीज एल्कली मेटल के भी रखते हैं, इसीलिए ये रिसेंबल करते हैं इसमें। दूसरा है इसकी वैलेंसी 1 होती है और इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी भी वैलेंसी क्या होती है? 1 होती है। आगे एक और पॉइंट लिखा है कि इट फॉर्म्स स्टेबल ऑक्साइड H2O, N2O, K2O एंड पेरोक्साइड H2O2, N2O, Na2O2। तो जो इस ग्रुप के हैं वो भी पेरोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन भी पेरोक्साइड बनाता है।
और इसके ऑक्साइड जो बनते हैं इस ग्रुप के, वैसे हाइड्रोजन के भी ऑक्साइड बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्साइड H2O वाटर। आगे 2 पॉइंट और है। इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू देयर हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। और इस एलिमेंट के भी हाई इलेक्ट्रिक पॉजिटिव के कारण ये हाई रिड्यूसिंग है, बाकी एलिमेंट भी, हाइड्रोजन भी है। और एक और इम्पॉर्टेंट है, इट कंबाइंस विथ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एलिमेंट लाइक हैलोजन। और हैलोजन वाले ग्रुप के साथ ये कंबाइन भी कर लेते हैं, जैसे KCl तो HCl भी होता है, ठीक है। जिस तरीके से बाकी एलिमेंट अल्कली मेटल के हैलोजन के साथ रिएक्शन करके कोई कंपाउंड बना लेते हैं, वैसे हाइड्रोजन भी बना लेता है। तो ये भी उसी की तरह प्रॉपर्टीज रख रहा है, तो इसलिए हम उसमें रख सकते हैं। बाकी जो एलिमेंट है LiCl, KCl, HCl, NaCl, तो ये वाले ग्रुप भी रखते हैं, तो हाइड्रोजन भी रखता है, इसलिए रिसेंबल इस ग्रुप में हम रिसेंबल विथ एल्कली मेटल। अब नहीं क्यों रख सकते हैं, वो आगे पॉइंट दिया हुआ कि क्यों नहीं रख सकते। द डिसिमिलरिटी ऑफ एल्कली मेटल। डिसिमिलरिटी क्या दिया हुआ एल्कली मेटल का, पहला पॉइंट ये बोला है, इट कैन बी एक्सेप्ट एज वेल एज लूज इट्स सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये जैसे एक्सेप्ट करता है वैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है, इसलिए लूज करने वाली प्रॉपर्टीज है पहले ग्रुप में, लेकिन एक्सेप्ट करने वाली प्रॉपर्टीज नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये, इसके कारण डिसिमिलर है। पहले वाला ग्रुप एक्सेप्ट नहीं करता है, वो सिर्फ देता है, डोनेट करता है, लूज करता है, बट हाइड्रोजन एक्सेप्ट भी करता है, इसलिए डिसिमिलर है। दूसरा बोला है, हाइड्रोजन एटम इन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्म डू नॉट पोजेस एनी अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि हाइड्रोजन एटम जो होता है जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में है अगर, तो वो अनशेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को वो नहीं पोजेस करता है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन को पोजेस नहीं करता है, लेकिन बाकी सब करते हैं। तीसरा बोल रहा है कि साइज ऑफ हाइड्रोजन आयन जो है, जैसे हाइड्रोजन आयन की अगर साइज की बात किया जाए तो बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है कंपेयर टू अल्कली मेटल के कैटायन जो होते हैं, जैसे कि K+ हुआ, N+ हुआ। तो ये जो चार्ज फॉर्म में आते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे ना। जब दे देंगे तो साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है, छोटी होनी चाहिए। लेकिन उन सभी के कंपैरिजन में हाइड्रोजन कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाता है, मतलब गायब ही हो जाता है। ऑब्वियसली दे दिया, एक तो इलेक्ट्रॉन था वो भी दे दिया तो है ही नहीं है ना कुछ भी, तो बहुत ही एकदम मतलब न्यूक्लियस ही है उसका, समझ लो, समझ में बचा क्या, न्यूक्लियस ही बचा। तो इसके कंपैरिजन में, उनके कंपैरिजन में, उनमें जो डिफरेंट होगा आयंस का वो कम डिफरेंट होंगे कंपेयर टू हाइड्रोजन, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, समझ में साइज में। तो ये मतलब डिसिमिलर है, ठीक है। उसके बाद इट इज गैस एट रूम टेम्परेचर दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बाकी जितने एलिमेंट हैं रूम टेम्परेचर कम हो तो भी वो क्या होते हैं, मेटल है ना, तो मेटल वो गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसलिए भी डिसिमिलर है, इसलिए भी क्या है, डिसिमिलर है। आगे नेक्स्ट पॉइंट जो बोला है, इट कैन फॉर्म बोथ आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड। हाइड्रोजन दोनों नेचर रखता है, आयनिक भी रखता है, कोवेलेंट भी रखता है, लेकिन बाकी सब कैसे रखते हैं, आयनिक रखते हैं। बाकी सब एटम क्या होते हैं उसमें के एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन एक हाइड्रोजन जो है आयनिक के साथ साथ कोवेलेंट भी बनाता है, इसलिए भी वो डिफरेंट है, इस ग्रुप के साथ डिसिमिलर है। समझ में, सिमिलरिटी ये मैच नहीं करती है। माना कि बहुत सारी चीज़ें मैच कर रही हैं तो रखने के भी लिए हम रख भी सकते हैं, और बहुत सारे नहीं भी मैच कर रहे तो नहीं भी रख सकते हैं, इसलिए अनसर्टेन है। कोई ये नहीं कहेगा कि वो पहले ग्रुप में ही है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम उधर रखते भी हैं, बट वो उसका जगह फिक्स नहीं है, ठीक है। अब आ जाता है रिसेंबल विथ हैलोजन। हैलोजन जो ग्रुप है, जो 17 नंबर का फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला जो ग्रुप है, उसमें रखने के लिए क्या रीज़न है,
क्या उसके लिए सिमिलरिटी है जिसकी वजह से हम उसमें रख सकते हैं, तो वही उसके निगेटिव वाला जो प्रॉपर्टी है वही रख सकते हो। जैसे इसकी टेंडेंसी है कि एक इलेक्ट्रॉन लेकर वो क्या बना दे, हाइड्रोजन आयन बना दे एंड एक्वायर द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 1s2। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक लेके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बना देते हैं, और बाकी जितने उसमें एलिमेंट हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो भी एक लेके स्टेबल बन जाते हैं। तो ये सेम दिख रहा है, तो रखने के योग्य बनता है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन की जो एनर्जी होती है वही हैलोजन ग्रुप के एनर्जी के आसपास ही होती है कंपेयर टू एल्कली मेटल के। तो ये भी एक कारण है जिनकी वजह से हम हैलोजन वाले ग्रुप में भी रख सकते हैं। और ग्रुप क्या दिया हुआ, और बातें क्या बोला है कि हैलोजन देखो, इट इज़ मॉलिक्यूलर स्टेट हाइड्रोजन H2 इज अ गैस। जो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर हों तो ये गैस फॉर्म में होते हैं, और आप देखोगे कि हैलोजन वाले ग्रुप भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, जैसे Cl2 हो गया, F2 हो गया। तो ये जो होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म ये भी गैस में होते हैं, बट मेटल वाले का नहीं होता है। मेटल वाले गैस में नहीं होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म गैस में नहीं होते हैं, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। मेटल की अगर मैं बात करूं तो आप 9th और 10th में भी पढ़े होंगे कि मेटल सारे सॉलिड में ही होते हैं। एक्सेप्शन में आप काउंट कर सकते हो कि लिक्विड में एक और पाया जाता है जिसका नाम है मरकुरी, वो लिक्विड फॉर्म में होता है, वही एक मेटल है। बाकी सारे मेटल जितने हैं वो सब सॉलिड फॉर्म में होते हैं। क्लियर। एक और बात कहाँ है, हैलोजन ग्रुप में क्यों रख सकते हैं, इट एग्जिबिट वन ऑक्सीडेशन स्टेट इन सम ऑफ इट्स मेटल हाइड्राइड लाइक NaH। ठीक है, मतलब मेटल हाइड्राइड जैसे मेटल हैलोजन के साथ रिएक्शन करके बनाते हैं जो भी, वैसे हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करके बनाते हैं, और केवल एक ही है, वो है मेटल हाइड्राइड। जैसे क्या नाम है, NaH, सोडियम हाइड्राइड। समझ में आया, हाइड्राइड भी बनाते हैं। NaCl जैसे बना रहा है वैसे NaH भी बनाता है, KH भी बनाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बता। अब डिसिमिलरिटी क्यों नहीं रख सकते भाई, डिसिमिलरिटी विथ हाइड्रोजन। तो पहला है हाइड्रोजन हैज़ मच स्मॉलर टेंडेंसी फॉर्म H- आयन एज कम्पेयर टू हैलोजन। हैलोजन की जो आयन फॉर्म में होंगे, मतलब Cl- है, तो उसका अगर साइज देखेंगे तो उनके कंपैरिजन में हाइड्रोजन की साइज जो होगी वो बहुत ही कम होगी। क्या होगी, मच स्मॉलर टेंडेंसी रहती है, कम रहती है। ठीक है, समझ में आया, हाँ ये कम रहती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हाइड्रोजन मच स्मॉलर देन द हैलोजन मोर देन दिस। मतलब कह रहा है कि अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का काम क्या होता है बताइए। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, तो क्या करेगा, एनर्जी लूज करेगा। तो हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन को लेता है, इलेक्ट्रॉन लेगा, तब जो एनर्जी लूज करता है, और बाकी हैलोजन वाले ग्रुप जो एनर्जी लूज करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। इस करके भी हम उसमें नहीं रख सकते हैं। दिया भी है कि 17.3 किलो कैलोरी मोल जितना ये लूज करता है हाइड्रोजन, और बाकी जो लूज करते हैं वो 70 किलो कैलोरी पर मोल लूज करते हैं। तो बहुत है, 17 और 70, 17 और 70 में बहुत डिफरेंट है ना, इसलिए भी नहीं। और है ऑक्साइड ऑफ हैलोजन ग्रुप का जो ऑक्साइड है आर एसिडिक, वाइल ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन का ऑक्साइड है वो है न्यूट्रल। अरे ऑब्वियसली हाइड्रोजन ऑक्साइड क्या होता है, वाटर होता है, वो न्यूट्रल फॉर्म में हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। लेकिन ये जो बनाते हैं वो एसिड बना देते हैं। ठीक है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इसका जो ऑक्साइड अगर आपको देखने को मिले तो एसिडिक फॉर्म में होंगे। क्लियर, इसलिए भी हम उसमें नहीं रख सकते हैं। और भी बातें बहुत, इट इज़ देयर फॉर सजेस्टेड दैट हाइड्रोजन बी अलॉटेड ए सेपरेटेड पोजीशन एंड नॉट टू बी अ ग्रुप विद द आइदर अल्कली मेटल और हैलोजन। इसलिए हम
कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ रखें, एल्कली मेटल में रखें या हैलोजन ग्रुप में रखें। ठीक है, थॉमस असाइन, एक थॉमसन थे जिन्होंने असाइन किया अ सेपरेट इंडिपेंडेंट पोजीशन फॉर हाइड्रोजन ऑन द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज शोन इन द बिलो। जो आपके सामने दिखता है कि सबसे टॉप पे हम प्रोवाइड कर देते हैं, एकदम टॉप पे कहीं पे भी लिख देते हैं। ठीक है, जिसका कोई ग्रुप से कोई लेना देना ना हो। ठीक है, एकदम टॉप पे लिख दिया गया है, जो क्या कर देता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। दिस डज नॉट डिस्टर्ब द सिमेट्री ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड देयर इज नो वायोलेशन ऑफ एन पीरियोडिक लॉ। However, on the basis of electronic configuration 1s1, hydrogen is placed above lithium in the first group of the Bohr periodic table, but still it is not considered as the member of that group. अभी भी हम ये कंफर्म नहीं है कि वो उसी मेंबर के बंदा है। क्यों? क्योंकि सिमिलर भी है और डिसिमिलर भी है, कंफर्मेशन नहीं बता पा रहे, धर्म संकट में फंसे हुए हैं। ठीक है, विक्रम बेधा देखे हो ना, तो धर्म संकट में फंसे हुए हैं। अच्छा, साइड में भी है, ओके। साइड में आ जाते हैं, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन या आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन या एलोट्रॉप ऑफ हाइड्रोजन, ये सब सीखते हैं। ठीक है, हालांकि प्रीवियस वाले टॉपिक में मैंने आपको समझाया था कि उसके आइसोटॉप क्या होते हैं। ठीक है, आइसोटॉप का मतलब होता है कि उसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक वेट डिफरेंट होंगे। ठीक है, उनको आइसोटॉप्स बोला जाता है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म पहले तो समझ लेते हैं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म के बारे में पहले जानते हैं, फिर उसके आइसोटॉप, फिर एलोट्रॉप के बारे में समझेंगे। तो हाइड्रोजन जो एग्जिस्ट करता है, सेवरल फॉर्म दैट आर द डिस्क्राइब बिलो, वन बाय वन समझते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्म ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी हाई है, तो प्रोटियम और हाइड्रोजन कंबाइन विथ इट्स ओन एटम, अपने ही एटम के साथ कंबाइन करके विथ इट्स ओन आइसोटोप एग्जिस्ट इन अ मॉलिक्यूलर फॉर्म 1h2 बना लेता है, जिसको डाई हाइड्रोजन बोला जाता है, या 2h2 बना लेता है, जिसको ड्यूटेरियम बोला जाता है, या 3h2 बोला जाता है, जिसको ट्यूटेरियम बोला जाता है। ठीक है, HD, HT और DT। ठीक है, HT मतलब प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम, तीसरा ट्राइटेरियम होता है। ठीक है, डाइट्रेटियम भी बोलते हैं या ट्राइटेरियम भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब वही आइसोटॉप्स हैं, 1h1, 1h2, 1h3, ये क्या हैं? आइसोटॉप्स हैं। अगर 1h1 की अगर मैं बात करूँ, उससे पहले मैं आइसोटॉप्स से रिलेटेड जो बातें मैं कह रहा था वो बता देता हूँ। आइसोटॉप्स जो बता रहा था कि 1h1 होता है, दूसरा 1h2 लिखते हैं, तीसरा 1h3 लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके का हमारा 3 तरीके का आइसोटॉप्स है। ठीक है, 1h1, 1h2, 1h3। 1h1 में देखोगे तो न्यूट्रॉन नहीं है इसके न्यूक्लियस में। 1h2 में एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन है। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बताती है, नीचे वाली वैल्यू सिर्फ प्रोटॉन बताती है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताती है। 1h3 में 1 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2 न्यूट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा, सब में इलेक्ट्रॉन तो 1 ही है, बट न्यूट्रॉन की संख्या 0, 1, 2 हो जाती है। क्लियर? अब थोड़ा पॉइंट को समझ लेते हैं। पॉइंट को समझेंगे, जैसे कि प्रोटियम है 1h1, एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉन नंबर 1, न्यूट्रॉन नहीं होता है प्रोटियम में। ये है मेरा प्रोटियम, एक मिनट मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ। ये है मेरा प्रोटियम, प्रोटियम होता है 1h1। ये क्या होता है? इट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, ये सबसे कॉमन ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, क्योंकि मतलब रूम टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा यही पाया भी जाता है। विद द एटॉमिक मास 1.0008123, इट कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। दिस आइसोटॉप कॉन्स्टिट्यूट 99.98% ऑफ द टोटल हाइड्रोजन अवेलेबल इन द नेचर। 99.98% एनवायरमेंट में जितना हाइड्रोजन है उसमें, उस हाइड्रोजन में 99.98% तो
प्रोटियम है, समझ में आया? प्रोटियम ही है। क्लियर? मान लो कि पूरे अर्थ क्रस्ट पे एक मीटर क्यूब वॉल्यूम जितना है, तो उस वॉल्यूम का 99.98% प्रोटियम है उस हाइड्रोजन में। क्लियर? मतलब सबसे ज़्यादा उसमें पाया जाता है। दिस आइसोटोप कंस्टिट्यूट ओके हाइड्रोजन अवेलेबल इन द नेचर। अब आ जाते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम क्या होता है? इट इज़ द सेकेंड आइसोटोप हाइड्रोजन, आल्सो कॉल्ड हैवी हाइड्रोजन इसको बोला जाता है। इसको हैवी हाइड्रोजन बोला जाता है, हैवी वाटर नहीं बोला जाता है, हैवी हाइड्रोजन बोला जाता है। D2 जो हो जाता है वो हैवी वाटर है। यहाँ पर जो है वो 1H2 है, 1H2 है जिसको बोला जाता है ड्यूटेरियम। और ड्यूटेरियम जो है वो सेकेंड टाइप का हाइड्रोजन है जिसको हैवी हाइड्रोजन बोलते हैं। इट कंसिस्ट 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन in the nucleus and 1 electron revolving around it. It एटॉमिक मास अगर इसको देखोगे तो 2.0142 है। It constitutes only 0.016% of the total hydrogen occurring in the nature. पूरे नेचर में जितना हाइड्रोजन है उसका 0.016% ही है, 1% भी नहीं। और प्रोटियम 99.98% था। ठीक है? इट रिप्रेजेंट बाय द सिंबल डी से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं और 1H2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 1H2 और डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ड्यूटेरियम इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हैवी वाटर। ये कहाँ से मिलता है? हैवी वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो मुझे मिल जाता है 1H2, ड्यूटेरियम मिल जाता है। ये थोड़ा बहुत याद रखने का। आगे हमारे पास जो बोला है ट्राइटेरियम, ये बोला है कि ये थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। ये कंसिस्ट करता है 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली 1H3 है तो 1 प्रोटॉन उसमें से निकल गया तो 2 न्यूट्रॉन बचे और 1 इलेक्ट्रॉन होता ही है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट। एटॉमिक मास इसका 3.01 है। इट कॉन्स्टिट्यूएंट ओनली 1 × 10⁻⁻15% ऑफ द टोटल नेचुरल गैस। टोटल नेचुरल गैस का भी बहुत कम है, माइनस में बोला है -15 10⁻⁻15 बहुत होता है। 1/10⁻15 मतलब 1 के आगे 15 जीरो तो बहुत छोटा होगा। ऑब्वियसली बोल ही सकते हैं कि जब 99.98% प्रोटियम है और 0.016% है आपका ड्यूटेरियम, तो बाकी जो बचा है वो ट्राइटेरियम है और बहुत ही कम होता है, बहुत कम। ट्राइटेरियम बहुत कम होता है। ठीक है? दिस आइसोटोप इज अनस्टेबल एंड एग्जिबिट रेडियो एक्टिविटी। ये बहुत ही मतलब क्या है, ये जो होता है रेडियो एक्टिविटी है, अनस्टेबल है, इसीलिए बहुत कम भगवान ने डाला ही है कि बहुत कम रहे। एक तो हाइड्रोजन ऑलरेडी कम है, ऊपर से जो इसके आइसोटोप का थर्ड आइसोटोप है जिसका नाम है टाइट्रियम जो है ये कम है क्योंकि रेडियो एक्टिव है। भगवान ने वैसे ही कम करके रखे हैं कि ताकि हम सेफ रह सकें। ठीक है? हाँ, ज़्यादा प्रोटियम रहता है हाइड्रोजन में, सबसे ज़्यादा 99.98%। हाँ, रेडियो एक्टिव है, अल्फा बीटा रेज उसको निकलेंगे जो हमारे लिए हार्मफुल होगा। समझ में आया ना? ठीक है? न्यूक्लियस होता है वो भी रेडियो एक्टिविटी है। न्यूक्लियस बोल रहा हूँ, ये यूरेनियम, थोरियम, ये सब यूरेनियम, थोरियम, ये सब बहुत ही मतलब रेडियो एक्टिव है। अब यहाँ पर समझो फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। थोड़ा सा देखो, रिलेटिव अबंडेंस में देखोगे, नॉर्मली अगर नॉर्मल देखा जाए तो 99.985 H2 D2 और T2 किस तरह से पाया जा रहा है? 0.015 D2 और 10⁻⁻16 T2। ठीक है? डेंसिटी में अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा अगर डेंसिटी की भी मैं बात करूँगा तो ये टाइटेनियम है, 0.2 है, ये 0.0 है, 0.1 है और 0.2 है। तो ट्राइटियम जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है इन दोनों के कंपैरिजन में। प्रोटियम से ज़्यादा ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम से ज़्यादा ट्राइटियम डेंसिटी। मोलर मास में देखोगे तो
जो प्रोटियम है वो 2 तक है, उससे डबल तक ड्यूटेरियम है, उससे 3 गुना टाइटियम है। मेल्टिंग पॉइंट अगर देखोगे तो वही इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, प्रोटियम से ज़्यादा ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम से ज़्यादा, उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसे ही बढ़ते गया है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन भी। ओके, तो हमारा जो टॉपिक है वो है एलोट्रॉप्स, ठीक है। तो एलोट्रॉप्स में बहुत ही सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे बता दूँ, द एलोट्रॉप ऑफ ऑल द आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन आर एज फॉलो। जैसे ऑर्थो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ या तो पैरो हाइड्रोजन की बात करूँ, ठीक है। ऑर्थो हाइड्रोजन OH2 और पैरा हाइड्रोजन PH2, ठीक है। ऑर्थो के लिए OH2 बोल रहा है, पैरा के लिए PH2 बोल रहा है। समझेंगे कैसे, पता कैसे चलेगा कि ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन जो है, जैसे कि ऑर्थो एंड पैरा ड्यूटेरियम की बात करें या ऑर्थो एंड पैरा टाइटियम की बात करें या ऑर्थो एंड पैरा प्रोटियम की बात करेंगे, तो ये डिपेंड कैसे है, ये है आपका डिपेंड स्पिन के ऊपर है। बोला द ऑर्थो आइसोमर शो पैरेलल स्पिन वाइल पैरा आइसोमर शोज अपोजिट स्पिन। पैरेलल मतलब सेम ही डायरेक्शन में, जैसे क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो दूसरा वाला भी स्पिन क्या करेगा, क्लॉकवाइज ही करेगा। एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज हो तो उसको बोला जाता है पैरा, और दोनों सेम हो तो ऑर्थो। ऑर्थो मतलब सेम, पैरा मतलब डिफरेंट। ऑर्थो मतलब सेम, पैरा मतलब डिफरेंट। अगर सेम स्पिन में मूव कर रहे हैं, क्योंकि 2 हाइड्रोजन से मिलके बना है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, समझ में आया, या ड्यूटेरियम का भी ड्यूटेरियम या टाइटेरियम के भी टाइटेरियम दोनों मिला के देखा जाता है। दोनों का स्पिन जो है, स्पिन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जो है उसके, वो इलेक्ट्रॉन मूव जो कर रहे हैं वो दोनों का अगर स्पिन डायरेक्शन सेम है तो ऑर्थो, अपोजिट है तो पैरा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। द 2 फॉर्म डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। ये जो फॉर्म होते हैं उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, डिफरेंट होता है। लाइक स्पेसिफिक हीट, थर्मल कंडक्टिविटी, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा, बट सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी बोथ द फॉर्म आर इंटर कन्वर्टिबल। मतलब कहने का मतलब है इन दोनों का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम होते हैं, बट डिफरेंट क्या होता है, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब देखने में क्या डिफरेंट दिख रहा है, एक तो डिफरेंट वही दिख रहा है, स्पिन का डिफरेंट दिख रहा है, समझ में आया। अब ये ऑर्थो और जो पैरा फॉर्म में होते हैं उनका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, बहुत भारी टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे दिखा हुआ है कि टेम्परेचर जब कम होते हैं ना तो इनका कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाता है। टेम्परेचर कम पे, ज़्यादा की बात यहाँ पे नहीं है, कम पे ही ज़्यादा बात होगी, तो वही बात कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द ऑर्था एंड पैरा फॉर्म, अगर ऑर्थो फॉर्म में है या तो पैरा फॉर्म में है तो इनका टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे पहले देखिए, पैरा फॉर्म हैज अ लोअर एनर्जी एंड एट अ एब्सोल्यूट जीरो द गैस कंटेन 100% पैरा फॉर्म। जो गैस कंटेन करेगा 100% वो पैरा फॉर्म में होगा जब टेम्परेचर कम रहेगा। ड्यू टू देयर इनकन्वर्टिबल नेचर एज द टेम्परेचर राइजेज पैरा फॉर्म स्टार्ट कन्वर्टिंग इन द ऑर्थो फॉर्म। जब रूम टेम्परेचर से कम एकदम टेम्परेचर में रहेगा तो जो ऑर्थो रहेगा वो पैरा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, टोटल पैरा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, 100% पैरा में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं यही पैरा ऑर्थो में कन्वर्ट होने लग जाता है, समझ में। इसीलिए इसको बोला जाता है इंटर कन्वर्टिबल ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर के बेस पे। जैसे यहीं पे बात हुआ है एट रूम टेम्परेचर में अगर मैं बात करूं तो दीज आर इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेनिंग 75% ऑर्थो एंड 25% पारा हाइड्रोजन, ठीक है। 25% पैरा हाइड्रोजन, ऑर्थो हाइड्रोजन 75% होता है एट रूम टेम्परेचर। एट लो टेम्परेचर में अगर देखोगे तो इट्स 3 times more presence at the room temperature suggested that ortho hydrogen more stable than para hydrogen at room temperature. On decreasing the temperature, quantity of para form increasing in the solution.
दस इट इज क्लियर पैरा हाइड्रोजन इज फेवर एट लोअर टेम्परेचर। कहने का मतलब है कि कम टेम्परेचर में जो ऑर्थो जो सबसे ज़्यादा था रूम टेम्परेचर पे, जैसे जैसे टेम्परेचर कम हुआ वही ऑर्थो पैरा फॉर्म में भी कन्वर्ट होने लगा, और एकदम कम रूम टेम्परेचर पे आ जाता है तो पूरा ऑर्थो पैरा में कन्वर्ट हो जाता है। यही बात बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाएगा जो मैं आप लोग को बोलना चाह रहा था उस दिन, मैं आपको केमिकल इक्वेशन में बता रहा था कि ऐसा कोई एलिमेंट होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेता है लेकिन उसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ऐसे को बोला जाता है कैटालिस्ट। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, जो कैटलिस्ट का मतलब होता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं लेगा, उसके प्रेजेंस में उसका वो काम होगा। तो यहाँ पे यही बात कहा है कि कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होगा। अगर कोई मान लो कैटलिस्ट दिया जा रहा है तो उसकी वजह से उसमें क्या इफेक्ट आएगा। तो यहाँ पे वही बात बोला है, क्या बात बोला है, ऑर्थो एंड पैरा कैटलिस्ट इफेक्ट बोल की बात बता रहा हूँ मैं। ऑर्थो एंड पैरा इंटर कन्वर्जन इज स्लोअर प्रोसेस इन द absence ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के अब्सेंस में, कैटलिस्ट अगर नहीं है तो ये जो ऑर्थो से पैरा में कन्वर्ट हो रहा है या पैरा से ऑर्थो में कन्वर्ट हो रहा है, ये स्लो प्रोसेस में होगा अगर कोई कैटलिस्ट नहीं है। द सुटेबल कैटलिस्ट इंक्लूडेड एक्टिवेट चारकोल। चारकोल समझ रहे हो, चारकोल, लकड़ी को जलाओ और थोड़े के बाद से क्या कर दो, बुझा दो, तो जो बचा रहता है ना अभी भी उसको जलाओगे तो जलेगा, वो ब्लैक कलर का, उसको बोला जाता है चारकोल। ठीक है, समझ में आया ना। एक प्रकार का एक कोयले का पार्ट है, आर्टिफिशियल आप कोल बोल सकते हो, आर्टिफिशियल कोल बोल सकते हैं। वो हो या आयरन हो या निकल हो या प्लेटिनम हो या तो टंगस्टन हो, इन सब के प्रेजेंस में पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो बनते हैं वो है O2, NO, NO2, CO twice, Cr2O3 एक्सेट्रा, इंक्रीजिंग द कन्वर्जन प्रोसेस। ये जो कन्वर्जन प्रोसेस है उसको इंक्रीज कर देते हैं। ये अगर हैं तो उनका क्या बन जाएगा, जो कन्वर्जिंग है ऑर्थो से पैरा में या पैरा का ऑर्थो में जो कन्वर्जन हो रहा है ये फास्ट होता है। क्लियर, अगर ये कैटलिस्ट ना हो तो फास्ट नहीं होगा। ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये इसके वो ये जो है इसके साथ वो रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, इनके प्रेजेंस में वो काम तेज हो रहा है या तो स्लो हो रहा है। समझ में आया ना। जैसे कि कभी कभी हम रनिंग करते रहते हैं, ठीक है, तो हम उस बंदे का चेहरा ढूंढते रहते हैं जो मेरी तारीफ ज़्यादा करता हो, मेरे को शाबाशी देता हो कि मैं ज़्यादा तेज़ से दौड़ सकूं। समझ में, तो वो प्रेजेंट रहता है तो मैं बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, वो प्रेजेंट नहीं रहता है तो कहीं ना कहीं मुझे मेरी एनर्जी डाउन लगती है। ठीक है, हालांकि वो मेरे चाबी नहीं भरता है कि मैं तेज़ से दौड़ने लग जाऊँ, या वो नहीं है तो मैं मेरे पैर पकड़ के वो खींच नहीं रहा है कि मैं वो स्लो दौड़ रहा हूँ। तो वो काम करता है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट वो प्रेजेंट रहता है, उसके प्रेजेंस में ये काम तेजी से होता है या तो स्लो से होता है। तो कैटलिस्ट का काम ये भी बोल सकते हो कि रिएक्शन को फास्ट करने में या तो स्लो करने में उसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, नॉर्मली हम जैसा ज़रूरत होता है उसके हिसाब से हम उस तरीके का कैटलिस्ट यूज करते हैं कि उस, अब आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो कि कौन सी कैटलिस्ट है जो किस टाइप के रिएक्शन में फास्ट कर देता है रिएक्शन या तो उसको रिएक्शन को स्लो कराता है। ये सब कैटलिस्ट आप देख सकते हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं डाई हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस। हमारे पास टॉपिक जो है एक्चुअली जो मॉलिक्यूलर फॉर्म होता है हाइड्रोजन का वो किस फॉर्म में होता है, डाई हाइड्रोजन या हाइड्रोजन गैस बोला जाता है, या उसको बोल सकते हो H2। मैं यहाँ पे लिख दिया, हाईलाइटर से ही लिख दिया H2। क्लियर। बीइंग हाईली रिएक्टिव हाइड्रोजन ऑलवेज एग्जिस्ट इन द डायटॉमिक फॉर्म। हमेशा वो डायटॉमिक फॉर्म होता है, दो एटम को मिलके बना होता है, दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके H2 बना लिए होते हैं। इसी को डाइहाइड्रोजन बोला जाता है, सिंपली उसको हाइड्रोजन बोला जाता है। H2 को ही सिंपली हाइड्रोजन बोला जाता है। समझ में। फॉलोइंग आर द मेथड फॉर विच डिहाइड्रोजन इज प्रिपेयर। कुछ मेथड है जिसकी वजह से डिहाइड्रोजन प्रिपेयर्ड होता है। पहले तो उसके नाम जानते रहो।
नाम है, पहले तो लेबोरेटरी मेथड है, लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। लेबोरेटरी मेथड में एक पहला है और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, ठीक है। और तीसरा है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है। और उसके बाद मेरे ख्याल से आपको जो दिया हुआ है वो उसके बाद इंडस्ट्रियल मेथड है। पहले तो लैब वाला मेथड को हम थोड़ा देख लेते हैं। हमारे पास ये जो लैबोरेटरी मेथड है उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। इन लैबोरेटरी डाइहाइड्रोजन इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एसिड बोल सकते हो, या डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl। ये मैंने आपको बताया था कि पहला रिएक्शन बता सकते हो, मेटल को, जिंक मेटल को हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें हाइड्रोजन गैस मिल जाता है। क्लियर, पता चला। अब रिएक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको बना लोगे। जैसे Zn है तो Zn को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराओ तो ZnSO4 बन जाएगा और H2 मिल जाएगा। यहाँ पे रिएक्शन भी आपके सामने दिया हुआ है। हाँ, डाइल्यूट HCl भी ले सकते हैं। क्लियर, चलिए अब यहाँ पर हम आ जाते हैं सेकंड नंबर, जिसका नाम है बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है, ठीक है। इन द इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज एज, वाटर को इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, मतलब कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली। और ये कब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इसमें स्मॉल अमाउंट हम एसिड या बेस डालेंगे। जिसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है जो वाटर का, उसमें या तो वो एसिडिक नेचर में हो ही, या तो बेसिक नेचर में हो ही, या न्यूट्रल वाटर में हो, तो उसमें एसिड या बेस में मिलाने पड़ेंगे। मतलब हमें पता नहीं है, ठीक है, पीएच पेपर नहीं था, हम मेजर करके नहीं बता पाए, तो हम उसमें थोड़ा एसिड डाल देंगे, एसिडिक नेचर हो गया, या हम थोड़ा बेसिक डाल देंगे, बेसिक नेचर हो गया। अब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है यूजिंग सुटेबल इलेक्ट्रोड। कुछ इलेक्ट्रोड लिया जाता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोड एक रखा जाता है और बैटरी के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो जो उसका एनोड है, मतलब पॉजिटिव वाले हैं, वहाँ पे पॉजिटिव वाला पार्ट चला जाएगा वाटर का, और जो कैथोड है वहाँ पे निगेटिव वाला। कैथोड पे एनोड पॉजिटिव होता है तो निगेटिव वाला पार्ट जाएगा, कैथोड निगेटिव होता है तो पॉजिटिव वाला पार्ट जाएगा, ठीक है। तो कैथोड निगेटिव होता है तो वहाँ पे पॉजिटिव वाला H2 जाके जमा हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, समझ में आया। तो ज़्यादा जमा होते जाता है और वहीं से हम उसको क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बताया भी है, एट कैथोड डाइहाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड ड्यू टू द डिस्चार्ज ऑफ H+ आयन। H+ आयन जो इकट्ठा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, कैथोड की तरफ आते हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये 2H और 2H ही आगे जाके H2 फॉर्म हो जाता है। 2H फॉर्म आया और H फॉर्म का एटम मिल के H2 बना लेते हैं, और वो गैसियस फॉर्म में होता है। तो ऊपर की तरफ ये एरो बनाने को, ऊपर एरो को बनाने का मतलब ये होता है कि वो गैस है। ऊपर अगर लाइन ऐसे एरो बनाया है, मतलब वो ऊपर कौन जा सकता है, गैस जा सकता है। सॉलिड अपने आप ऊपर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। गैस जो हमारे यहाँ प्रेजेंट में गैस हैं, उससे अगर हल्का गैस होगा तो ऊपर जाएगा, उससे अगर हल्का कम रहेगा तो उसी के नीचे ही रहेगा। समझ में आया, समझ में आया। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड इंडस्ट्री में से फेंकते हैं तो वो हैवी होता है, हैवी होता है तो वो अपने आप ऊपर नहीं जाएगा, और हम नहीं चाहते हैं कि वो नीचे ही रहे, इसीलिए चिमनी बनाया जाता है कि और ऊपर से छोड़ा जाए। आते आते धीरे धीरे आते आते वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो जाए, रिएक्शन करके या तो ख़त्म हो जाए या तो थोड़े बहुत रह जाएगा तो भी चल जाएगा, हार्मफुल ना रहे। नहीं तो अगर यहीं पे छोड़ने लग गए, हमारे लेवल पे ही अगर वो गैस छोड़ने लग जाए तो कितने लोग मर जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत सारे हार्मफुल गैस भी होते हैं। फिर एट एनोड पे देखो OH- आयन पॉजिटिव पे जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालता है, H2O बन जाता है, और ऑक्सीजन मिलके O2 बना लेते हैं, ठीक है। और पानी कुछ रह जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वाटर पूरा का पूरा चेंज होके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है।
यहाँ पे केस बताया, थोड़ा सा केस को समझ लेते हैं। सपोज द हाइड्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन द एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में अगर मान लो कुछ H2SO4 डालो, देन एट द एनोड SO4 2- आ जाएगा क्योंकि माइनस वाला आयन आएगा। आर नॉट डिस्चार्ज नहीं होगा, प्रेजेंट इज मच लार्जर क्वांटिटी ड्यू टू वेरी हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ दीज आयन एज कम्पेयर टू डेट OH- आयन। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो SO4 2- आयन जो टूटा हुआ है वो उधर नहीं जाएगा क्योंकि वो उसके साथ डिस्चार्ज नहीं हो पाते हैं, ज़्यादा भारी रहते हैं, इसलिए डिस्चार्ज नहीं हो पाते हैं। इसलिए ऑक्सीजन वाला जो हाइड्रोक्साइड वाला आयन है वही एनोड पे जाता है, जिससे वो कुछ वाटर पार्ट बना लेता है और ऑक्सीजन पार्ट निकालता है। तो ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीजन एटम बना के गैस फॉर्म में निकल जाते हैं। कहाँ से? एनोड की तरफ से। कैथोड की तरफ से H2 निकल जाता है। क्लियर? वही अगर दूसरी सिमिलरिटी की बात करें, सिमिलरली द हाइड्रोलाइसिस इज कैरिड आउट इन द एल्कली मीडियम। मान लो उसमें बेस अगर डाले हो, बेसिक मीडियम है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, मान लो कोई KOH है, तो उस K+ जो होता है वो कैथोड आयन पर डिस्चार्ज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये लार्ज क्वांटिटी में होता है K+। तो ड्यू टू ये वेरी हाई डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ K+ आयन एज कम्पेयर टू H+ आयन। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? H+ आयन होता है। तो H+ आयन इसलिए कैथोड पे जाता है और वो वहाँ से रिमूव होने लग जाता है। H+ आयन में इलेक्ट्रॉन को निकाल के और वो न्यूट्रल होता है और उसके न्यूट्रल एटम डिहाइड्रोजन बना के वो ऊपर की तरफ के चले जाते हैं। तीसरा है बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनो, बेरियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्यूशन है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, वाटर का नहीं हो रहा है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, तभी भी हाइड्रोजन क्या होता है? निकलता है या मिलता है। कैसे? प्योर डिहाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड, इससे प्योर डिहाइड्रोजन भी मिलता है, प्योर हाइड्रोजन गैस मिलता है, भी ध्यान रखना। किससे? बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोला? प्योर डिहाइड्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द वार्म कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। वार्म मतलब गर्म, ठीक है, या वार्म मतलब बोले जाते हैं कि कंसंट्रेटेड मात्रा में हो। बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है। इन्हें हार्ड ग्लास जैसे U-ट्यूब होता है, U-ट्यूब मतलब पता है ना, U-ट्यूब मतलब वो U-ट्यूब नहीं है, ये एक ट्यूब होता है जो U टाइप में होता है, ठीक है, या जो आपके लेबोरेटरी में रखा रहता है, बना रहता है इसे, ठीक है, विथ निकल इलेक्ट्रोड। उसमें इलेक्ट्रोड कौन सा डालोगे? निकल डालोगे। फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर एट एनोड एंड कैथोड। अब एनोड पे कौन जाएगा? O2 जाएगा, ऑक्सीजन जाएगा, और कैथोड पे क्या जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा, और वहाँ से हाइड्रोजन एटम बना के कैथोड से निकल जाता है। वो हाइड्रोजन क्या होता है? प्योर होता है। ये भी मैं बता देता हूँ, क्या ऐसा होता है? प्योर होता है, ठीक है। ज़्यादा वो जो वाटर का करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके कंपैरिजन में बेरियम ऑक्साइड का जो करते हैं ना, हाइड्रोक्साइड का, उसमें ज़्यादा प्योर हाइड्रोजन निकलता है। हाइड्रोजन लिबरेटेड इज पासेस ओवर हीटेड प्लेटिनम गेज टू रिमूव ऑक्सीजन। मतलब वहाँ पे प्लेटिनम रहता है, यहाँ पे निकल रहता है एज एन इम्प्योरिटी विच इज कन्वर्टेड इनटू H2O। बाद में वो H2O में भी कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस H2O इज रिमूव बाय पासिंग द गैस ओवर सॉलिड KOH एंड P2O5 में। आगे बोला है द H2 गैस जो फॉर्म होता है फाइनली रीएडजॉर्ब्ड। एडजॉर्ब का मतलब होता है ना कि उसके ऊपर वाटर का लेयर बना लेना, या कोई भी गैस है वो उसके ऊपर एक आवरण जैसा बना लेता है ना, तो उसको बोले जाता है एडजॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब मतलब होता है सोख लेना। जैसे मान लो एक ब्रिक है, ठीक है, ब्रिक पे मैं पानी डाल रहा हूँ तो पानी क्या कर ले रहा है? सोख ले रहा है, तो उसको एब्जॉर्ब बोलते हैं। और एडजॉर्ब किसको बोलते हैं? उसके ऊपर वाटर का लेयर बना लेता हो, या जो भी गैस का लेयर बना लेता हो उसको एडजॉर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो लेयर बनाने को एडजॉर्ब बोलते हैं। ADSORBD होता है तो एडजॉर्ब, ABSORBD होता है तो एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब सोख लेना, अपने अंदर ले लेना, और उसके ऊपर लेयर बनाता है तो उसको एडजॉर्ब बोला जाता है। ये बहुतों को नहीं पता होता है कि एडजॉर्ब्ड और एब्जॉर्ब्ड में क्या डिफरेंट है। एडजॉर्ब मतलब ऊपर लेयर बना लेना, ठीक है, आवरण बना लेना, और एब्जॉर्ब मतलब
सोख लेना, उसके अंदर चला जाना, उसके अंदर जो वर्ड्स थे उसमें फिल हो जाना। समझ में आया? अगर वर्ड्स नहीं रहते तो उसके अंदर सोख ही नहीं पाता। जैसे एकदम सॉलिड एक पत्थर है, उसके ऊपर पानी गिराओगे तो वो सोख नहीं पाएगा, गिरा देगा साइड में। जैसे एक हीरा है, हीरा एकदम सॉलिड पार्ट होता है, उसकी एक एक मॉलिक्यूल बहुत कंपैक्टेड है, हार्ड, एकदम सबसे हार्डेस्ट बोला जाता है। तो उसके ऊपर अगर मान लो पानी में डालोगे तो कितना पानी वो सोख लेगा, लेकिन एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर लेयर आ जाएगा वाटर का, ऊपर आ सकता है लेकिन अंदर एक भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जगह ही नहीं है जाने का। क्लियर? ये जो एब्जॉर्ब करता है ओवर पीडी फॉइल के ऊपर ऑब्जर्व हो जाता है। फ्रॉम हियर इट कैन बी रिकॉर्डेड व्हेन वे आर रिक्वायर्ड बाय द हीटिंग इट। इसको जब हीट करते हैं तब इसको रिकॉर्ड करते हैं। फॉर द एबो प्रोसेस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिफर्ड ओवर NaOH बिकॉज इफ एनी कार्बन डाइऑक्साइड इज एब्जॉर्ब्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस विद द डिफरेंट रिएजेंट। मतलब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करेगा तो बेरिलियम कार्बोनेट बनाता है, जिसको बोला जाता है इनसॉल्यूबल होता है, किसी में सॉल्यूबल नहीं होगा, और H2O होता है। फिर उसके बाद से अगर NaOH का कार्बन डाइऑक्साइड से करते हैं तो सॉल्यूबल Na2CO3 मिलता है और हाइड्रोजन वाटर मिल जाता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड मिल जाता है। ठीक है, ये पॉइंट था। और इसी से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दी हुई है कि जैसे कि फॉर्म एक्टिव एंड मॉडरेटिव एक्टिव मेटल है, ये थोड़ा सा आप देख लेना। फिर बाद में फॉर्म आयनिक हाइड्राइड, ठीक है, फॉर्म आयनिक हाइड्राइड है, ये वाला आप थोड़ा सा रिएक्शन देख लेंगे। उसके बाद से इंडस्ट्रियल किस तरीके से प्रिपेयर करते